मायानंद मिश्र न केवल मैथिली साहित्य के बल्कि मेरा मानना है कि भारतीय साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। मायानंद मिश्र का एक उपन्यास हिंदी में आया, माटी के लोग सोने की नैया। फणीश्वर नाथ रेणु के बाद हिंदी में जो आंचलिक उपन्यास यद्यपि कहा गया, लेकिन उस आंचलिकता के कारण हिंदी में लिखे हुए होने के बावजूद माटी के लोग सोने की नैया पूरी तरह से मिथिलांचल का उपन्यास था जो हिंदी में लिखा गया, और उस उपन्यास को बहुत अधिक प्रशस्ति मिली। हिंदी के पाठकों ने उसे बहुत सम्मान दिया और अकेले उस उपन्यास ने मायानंद मिश्र को बहुत बड़ा परिचय दिया। बाद के दिनों में हिंदी में मायानंद मिश्र ने 4 उपन्यास लिखे और चारों उपन्यास, यद्यपि यहाँ इस पदबंध का उपयोग हम कर लेते हैं ऐतिहासिक उपन्यास का, लेकिन प्रथमं शैलपुत्री च, मंत्रपुत्र, पुरोहित और स्त्रीधन, ये इतिहास पर आधारित जो इनकी 4 कृतियां हैं, इसको ऐतिहासिक उपन्यास कहेंगे। तो ऐतिहासिक उपन्यास को आजकल जिस संज्ञा में, जिस परिभाषा में देखा जाता है, उस हिसाब से इस कृति के साथ कुछ ज्यादती हो जाएगी। हिंदी और भारतीय साहित्य की जनता अनुमति दे तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मायानंद मिश्र का उपन्यास आचार्य चतुरसेन, वृंदावन लाल वर्मा, रांगे राघव और बाद के उपन्यासकारों को देखें तो नरेंद्र कोहली, भगवान सिंह और भी कई लोगों ने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं। लेकिन ऐतिहासिक उपन्यास कह देने के साथ साथ 2 जो बड़ी मुसीबत आती है कि कृति या तो इतिहास की तरफ झुक जाती है या फिर कथा की तरफ झुक जाती है। अब दोनों विडंबना देखिए कि इतिहास सत्य पर आधारित है और कथा कल्पना पर। तो सत्य और कल्पना को मायानंद मिश्र ने इन चारों कृतियों में जिस तरह पिरोया है, और इस समन्वय को स्थापित करने में मायानंद मिश्र को किस तनाव से गुजरना होगा, इसकी कल्पना इस कड़ी की, इस श्रृंखला की चारों किताबों को पढ़कर कोई अनुभव कर सकता है। ईसा पूर्व 20,000 से लेकर ईसा पूर्व 1800 तक की कथा को, जिसमें मनुष्य ने प्रकृति से लड़ाई की, यह मानने में मुझे या किसी को कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि वह पहली, उस कड़ी की जो पहली किताब है प्रथमं शैलपुत्री च, यह थोड़ा सा इसमें तेजी का अभाव है। पढ़ते समय पाठकों को थोड़ा लगता है कि हम बहुत शिथिल ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यह शिथिलता कथाकार की शिथिलता नहीं है। यह शिथिलता एक कथाकार एक सत्य को सुरक्षित रखने के लिए जो अपना कथा कौशल डाल रहा है, उसकी शिथिलता है। क्योंकि ईसा पूर्व 20,000 से लेकर ईसा पूर्व 1800 तक घटना ही ऐसी तेजी से, तीव्रता से नहीं हुई। लोगों ने हाथ और माथ का उपयोग करना सीखा। ये शब्द हाथ और माथ में मायानंद मिश्र का पदबंध ले रहा हूँ कि लोग पेड़ से उतरे, हमारे पूर्वज, और धरती पर हाथ पांव दोनों से चलते थे। बाद में उन्हें पता चला कि हाथ से कुछ और भी उपयोग किया जा सकता है। तभी वो पाषाण युग में पत्थर के जो औजार बने, तो हाथ और माथ का उपयोग करना सीखा। उसी हाथ के उपयोग से बाद में पत्थर से पत्थर टकराकर आग का आविष्कार किया। फिर एक जगह कबीलाई संस्कृति बढ़ी। तो ये जो क्रम उसमें चला, ये इतना शिथिल घटनाक्रम था कि उसको सुरक्षित रखते हुए मायानंद मिश्र की ये चारों कृतियां इतना हृदय और इतना प्रामाणिक, ये 2 शब्द, प्रामाणिकता उनकी है, सत्य के प्रति हरदम आग्रही रहे हैं, और हृदय उनके कथा कौशल का प्रमाण है। दूसरा खंड आता है मंत्रपुत्र। यद्यपि ये मैथिली में भी किताब छपी हुई है और साहित्य अकादमी ने सम्मान भी दिया है उनको। ये इसमें केवल 600 बरस की कहानियां हैं, ईसा पूर्व 1800 से ईसा पूर्व 1200 तक। और इसमें वो रामायण, ये महाभारत से पहले की जो
रचनाएं हैं उसमें किस तरह से पाषाण युग से संघर्ष करके मनुष्य आगे बढ़े और एक जीवन में आ गए। इसके बाद पुरोहित आता है। पुरोहित में ईसा पूर्व 1200 से लेकर ईसा पूर्व 1000 तक की कथा है, जिसमें पौरोहित्य को जो वजन दिया गया और उस कहानी को लेकर मायानंद मिश्र आगे बढ़े हैं। चौथा खंड है स्त्री धन, और स्त्री धन का की जो कथा है वो सूत्र स्मृतिकालीन मिथिला के की स्थापना और उसके विस्तार और उसके विकास की कथा है। और उसमें यह भी है कि जनक वंश के जो अंतिम राजा थे कराल जनक, उन्होंने एक स्त्री के अपमान किया उन्होंने, और उस अपमान के कारण उनके वंश का पतन कैसे हुआ। और इन चारों ही चीज़ों में, चारों ही कृतियों में आपको लगातार इस बात का प्रमाण मिलता रहेगा कि मायानंद मिश्र न केवल एक इतिहास के प्रेमी बल्कि भूगोल के बहुत अच्छे जानकार और लगातार ये सूत्र देते रहे हैं कि किस समय में किस तरह की शब्दावली का विकास हुआ होगा, किस तरह की संस्कृति का विकास हुआ होगा। आजकल हम लोग देखते हैं द्रौपदी का चीरहरण या शिवलिंग की पूजा या कृष्ण की पूजा, इन सारी परंपराओं का इतिहास में किस तरह उदय हुआ है और लोक संस्कृति से यह किस तरह से आकर फिर शास्त्रीय पद्धति में बंध कर आज हमारे शास्त्र की चीज हो गई है। मायानंद मिश्र ने अपने इन चारों उपन्यासों में बहुत ही बेहतर ढंग से सारी चीजें कही हैं। मायानंद मिश्र की भाषा मायानंद मिश्र की गुलाम है। मायानंद मिश्र का गद्य भी पद्यात्मक कौशल से सराबोर रहता है। ये जहाँ कहीं देखें तो वो अपने एक वाक्य की समाप्ति के बाद दूसरे वाक्य की शुरुआत जहाँ से करते हैं और वह जो उसकी पुनरावृत्ति के लिए एक शब्द पिछले वाक्य से कहीं कहीं लेते हैं, वो गजब का चमत्कार उनकी भाषा में उत्पन्न करता है। और इसी चमत्कार के साथ एक बात और देखें कि प्रगतिशील तो मायानंद मिश्र पर्याप्त रहे हैं, लेकिन अपने अन्य कहानीकार साथियों राजकमल और ललित की तरह, ललित को मैं पतित पावन कहानीकार कहता हूँ। अक्सर ललित के पात्र समाज के पतित लोग होते हैं जिनको वे अपने कहानी के अंत आते आते पावन बना देते हैं। राजकमल चौधरी के पात्र पतित भी होते हैं, तो उनके पतितपने का जो आधार है, जो कारण है, उसको उजागर करते हैं। मायानंद मिश्र इन दोनों से अलग अपनी कहानियों के पूरे परिवेश को इतनी सूक्ष्मता से, इतने डिटेल के साथ जाते हैं, आपको लगेगा कि कोई ऐसे पेंटर की पेंटिंग देख रहा हूँ जो अपने ऑब्जेक्ट में रोए के रोम छिद्र तक को गहराई से आपके सामने रख दे। ऐसा उपन्यासकार, ऐसे कहानीकार मायानंद मिश्र हैं। मायानंद जी का जन्म इसी सहरसा के सुपौल जिले के बनैनिया ग्राम में पिता बाबूनंदन मिश्र के घर में